हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है अपवहन वेग। पिछले वीडियो के अंदर हमने ये बताया कि किसी भी चालक के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। इलेक्ट्रॉन बताए दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आंतरिक कोश में होते हैं, यानी कि इनर शेल में होते हैं, और आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब किसी भी चालक में धारा का जो प्रवाह होता है वो हमने कहा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है उसको हम आज की वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अपने टॉपिक का नाम है अपवहन वेग। अब ये दो तीन नाम से आता है। किसी बुक के अंदर अपवाह वेग भी होता है, अपवाह वेग, और किसी बुक के अंदर अनुगमन वेग भी होता है, अनुगमन वेग। ठीक है, इन तीनों को इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। कई बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है कि अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है, या अपवाह वेग किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवाह वेग कहलाता है। इतनी डेफिनेशन लिखनी है हमारे को कि किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो है वो क्या कहलाता है? अपवाह वेग, अनुगमन वेग या अपवहन वेग कहलाता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं। ये एक चालक का डायग्राम है, इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने एक इलेक्ट्रॉन की कल्पना लिख करके चल रहा हूं, यहां पर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये धनात्मक चालक भी उपस्थित होंगे और भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ये धनात्मक चालक बना रहा हूं मैं यहां पर, ये धनात्मक चालक है। यहां पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब तक इस पे कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते तब तक ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति से गति करते हैं। यादृच्छिक गति, इसकी गति क्या होगी? यादृच्छिक। अब यादृच्छिक गति से क्या तात्पर्य है? यादृच्छिक गति से तात्पर्य है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी दिशा में, मतलब इसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन धनात्मक चालक से टकराते हैं या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के ऐसे वेगों को ऊष्मीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय वेग। जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बार बार जो है वो धनात्मक चालकों से भी टकरा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में भी टकरा रहे हैं, तो इसीलिए ऊष्मा उत्पन्न होगी उससे। तो इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों के इन वेगों को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वेग कहते हैं। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहा हूं, तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग जो होगा, औसत ऊष्मीय वेग जो होगा वो शून्य होगा। औसत ऊष्मीय वेग क्या होगा? 0। ये कब बात कर रहा हूं मैं? ये तब बात कर रहा हूं जब चालक पर किसी भी प्रकार का कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है। उस स्थिति में चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो पथ होगा वो सरल रेखीय पथ होगा। कैसा पथ होगा? सरल रेखीय पथ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होगा? सरल रेखीय पथ होगा। और जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होगा? वक्रीय होगा। ये ध्यान रखना, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन का पथ वक्र रूप में हो जाता है, और यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का पथ जो होता है वो सरल रेखीय पथ होता है। ठीक है,
तो ये था इलेक्ट्रॉनों का जो पथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये चालक और बना रहा हूं मैं यहां पर। अब इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, प्लस बैटरी, प्लस टर्मिनल इधर जोड़ दिया, माइनस टर्मिनल इधर जोड़ दिया। ए बी एक चालक है, ए बी नाम दे दिया। अब इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो बैटरी का जो ये वाला टर्मिनल है, जो बैटरी हम लगा रहे हैं, उसकी जो एनर्जी है वो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से ज्यादा है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने लगाया, उसकी दिशा जो इस प्रकार से है, ठीक है। ये माइनस बैटरी का जो माइनस टर्मिनल वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस की ओर आएंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन को मैं लेके चल रहा हूं, तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, जो है माइनस से प्लस की और इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बी से ए की ओर आते जाएंगे, ठीक है। तो जब बी से ए तक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां तक इस प्रकार से ऐसे पहुंचेगा, कंटिन्यूस इसकी जो मोशन नहीं होगा। ये अपवहन वेग जो होता है बहुत ही कम वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। ये बार बार जो है वो इस पे फोर्स लगता जाएगा, ये बार बार जो मोशन करते जाएंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो बी से ए सिरे की ओर पहुंच जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बी से ए सिरे तक पहुंच जाते हैं तो इसके विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो गई। यहां पर हम कोई भी धारा की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को जरूर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ए से बी तक, या ये कह दें कि ये बी ए है, बी से ए तक पहुंचे ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन किधर जा सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन किधर जा सकता है, मतलब इनको कोई निश्चित दिशा नहीं मिली हुई, तो इसलिए इसका औसत ऊष्मीय वेग क्या आ गया, 0। जबकि इन इलेक्ट्रॉनों का, ये इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर भी करेंगे, ठीक है, धनात्मक चालकों से भी टक्कर करेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर जो वेग होगा, औसत वेग होगा, उस औसत वेग को हम क्या नाम देते हैं, उस औसत वेग को हम नाम देते हैं अपवहन वेग। औसत वेग को क्या नाम देते हैं, अपवहन वेग, वीडी, ठीक है। अपवहन वेग कब हुआ, अपवहन वेग तब हुआ जब हमने किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों को औसत वेग मिलता है। उस औसत वेग को हम क्या कह रहे हैं, अपवहन वेग कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें बात कर रहे हैं कि अपवहन वेग की वैल्यू किस प्रकार से आएगी हमारे पास, अपवहन वेग की वैल्यू किस प्रकार से आएगी। ये हमारे पास एक चालक है, उस चालक को बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी से जोड़ रहे हैं हम, प्लस माइनस। अब ये सिरा है ए, ये सिरा है बी। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मोशन कर रहे हैं, कौन से वेग से कर रहे हैं, अपवहन वेग वीडी से, ठीक है। और इन सिरों के बीच में ये जो विभवांतर वी लगाया है, ये विभवांतर वी लग जाएगा यहां पर, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होंगे निम्न से उच्च की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। जो धारा प्रवाहित होगी वो इसके विपरीत दिशा में होगी, आई, इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी, आई धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत बल कार्य कर रहा है, F वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में है, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर माइनस ई लिख देते हैं। F जो है वो इस दिशा में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। ये हमने कह दिया कि जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है चालक में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो F इक्वल टू माइनस ई है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो गति कर रहे हैं इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहे हैं। तो
हम ये कहेंगे कि F इक्वल टू एम में, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इक्वल टू एम में भी होना चाहिए यदि ए त्वरण है। तो इन दोनों को एक साथ कर दें, तुलना कर दें इन दोनों की, तो एम ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया माइनस ई ई वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया माइनस ई ई वेक्टर अपॉन में एम। ठीक है, ए वेक्टर जो क्या है त्वरित इलेक्ट्रॉनों का त्वरण है, इलेक्ट्रॉन जो त्वरित होकर आ रहे हैं उसका क्या है त्वरण है इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दो प्रकार से गति कर रहे हैं, एक तो उस स्थिति में जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया हुआ, एक उस स्थिति में जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया हुआ है। तो इसके लिए हमने एक समीकरण ली गति की v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक समीकरण लेते हैं जिसकी वैल्यू क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस समीकरण का हम लेते हैं औसत, औसत ले लिया v एवरेज u एवरेज प्लस a t एवरेज, a तो हमारे पास एक ही रहेगा, त्वरित गति है तो एक ही रहेगा। अब v एवरेज क्या है, v एवरेज है बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र के बाद बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद औसत वेग, और इस औसत वेग को हम क्या कहते हैं, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, यहां पर हम एक चीज और लिख सकते थे, बाद इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं अपवहन वेग या अपवाह वेग। u जो है वो क्या चीज है, u औसत ऊष्मीय वेग है, औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग की वैल्यू जो है वो हमने 0 पढ़ रखी है, यानी कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो 0 होता है। टी टॉ कहेंगे इसको, इसको कहेंगे विश्रांति काल, विश्रांति काल। हमने ये पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन धनात्मक जालकों से टक्कर करते हैं, तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम को हम क्या कहते हैं विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय, उसको हम क्या कहते हैं विश्रांति काल कहते हैं। तो इस समीकरण की वैल्यू जो है हम यहां पर रख देते हैं, Vd इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू जो है वो मेरे पास, इसको परिमाण के रूप में लिखें, यदि हम इसको हम किस में लिखें परिमाण के रूप में लिखें तो ई अपॉन में m और टॉ। इसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूं, यहां पर स्पष्ट रूप से क्या आएगा, Vd इक्वल टू ई अपॉन में m इंटू टॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपवहन वेग है या अपवाह वेग है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, जितना हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे अपवाह वेग उसी के रूप में बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ई टो अपॉन में एम, ई टो अपॉन में एम जो है वो क्या कहलाएगा, ई टो अपॉन में एम जो है वो म्यू कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं गतिशीलता। क्या कहते हैं गतिशीलता, मोबिलिटी। किसकी मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉन कितने जो गतिशील हैं उसको मोबिलिटी कह रहे हैं हम। तो ई टो अपॉन में एम को हमने क्या लिखा म्यू, तो वीडी की वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं म्यू ई, वीडी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं म्यू ई। म्यू जो है वो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है,
तो इसलिए म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन में ई आएगा। म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी डी अपॉन में ई। वी डी जो है वो अपवाह वेग है, ई जो है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र है। तो किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र का अनुपात इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का मात्रक जो होगा वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, वोल्ट इनवर्स मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। इससे आप लीनियर सूत्र भी बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का जो फार्मूला ये आ गया। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जो होती है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है और ताप पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता किस पर निर्भर करेगी, प्रकृति पर और ताप पर। ठीक है, तो ये चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है वो क्या आया, अपवाह वेग आया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको दोबारा से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो गमन होता है विदाउट, यानी कि बिना विद्युत क्षेत्र के, वो होता है सरल रेखीय और जिगजैग मोशन कहेंगे। उस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा वो ऊष्मीय वेग होगा और औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। जैसे ही हम चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में बल मिलता है। उस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग हो जाता है वो क्या कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनों का जो पथ है वो हो जाता है वक्रीय। इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा हो जाता है, वक्रीय हो जाता है। जब अपवाह वेग होगा तो वक्रीय होगा, और जब ऊष्मीय वेग की बात करेंगे यानी कि बिना विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तब सरल रेखीय पथ होगा। ठीक है, और अपवाह वेग की वैल्यू जो है वो वी डी इक्वल टू ई एम इंटू टॉ, यानी कि ई टॉ अपॉन में एम इंटू ई, यानी कि आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है कौन, अपवाह वेग। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें हम गतिशीलता की। जो गतिशीलता होती है वो किसी भी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आएगा वो आएगा कि अपवाह वेग का विद्युत धारा के साथ क्या संबंध होता है। अपवाह वेग का विद्युत विभव के साथ या विभवांतर के साथ क्या संबंध होता है, अपवाह वेग का धारा घनत्व के साथ क्या संबंध होता है, उसको हम जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक हमारा क्वेश्चन इसमें और था, एक हमारे पास क्वेश्चन था जो कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एमकेस मात्रक विद्युत धारा का जो होता है वो होता है एम्पियर, और सीजीएस मात्रक वो होता है बायोट। ठीक है, तो 1 एम्पियर में 0.1 बायोट होते हैं। 1 एम्पियर में 0.1 बायोट होते हैं। ठीक है, ये पिछले वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर बताने के लिए कहा था। तो ये पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया गया था। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, उसको करिए। लास्ट वीडियो में, इस चैप्टर की जो लास्ट वीडियो आएगी उसमें हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी लेके चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अपवाह वेग के अनुप्रयोगों के साथ, अपवाह वेग का विद्युत धारा के संबंध, अपवाह वेग का विद्युत धारा घनत्व के साथ संबंध, अपवाह वेग का विभवांतर के साथ संबंध। ठीक है, धन्यवाद।